मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिल चुका हूँ जो अपने एकेडमिक के दौरान कभी भी 60% अंक हासिल नहीं कर पाए। और फ्रेंड्स, वो लोग सी टेट और यूपी टेट जैसी परीक्षा भी कभी उत्तीर्ण नहीं कर पाए, लेकिन वर्तमान समय में वो अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस को क्रैक कर चुके हैं और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। महत्वपूर्ण सिविल सेवक वो बन चुके हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आप जिस भी परीक्षा के लिए अपना नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और जिस भी परीक्षा को आप अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, आप उसी में सफल रहते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि अगर आप छोटी परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर सके हैं तो आप बड़ी परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान से कल्पना शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। फ्रैंक वुलवर्थ एक आदमी था। उसने पूरी अमेरिका में जगह जगह खुद की दुकानें खोली और उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी बनाई। इस आदमी की सफलता का रहस्य क्या था? फ्रेंड्स, इस आदमी की सफलता का रहस्य था एक कल्पना। ऐसी दुकान खोलने की कल्पना जिसमें किसी भी वस्तु की कीमत 5 सेंट से अधिक नहीं होगी। उसने $300 उधार लेकर ऐसी एक दुकान खोली, लेकिन ऐसी दुकान की कल्पना उसे आते ही अथवा पहली दुकान खोलते ही वह सफल नहीं हुआ था। भिन्न भिन्न समस्याओं और असफलताओं का सामना करते हुए पहले 10 सालों में वह केवल 12 दुकानें ही खोल सका। अंत में अमेरिका के एक गांव-गांव में दुकानें खोलते हुए वो अमेरिका के अति धनी लोगों में से एक बन गया। तो फ्रेंड्स, अब असली कहानी। वह गरीब था। पैरों में पहनने के लिए उसके पास चप्पलें नहीं थी। कड़ी ठंड से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिरकार जब उसे एक दुकान में काम मिला तो इस शर्त पर कि पहले 3 महीने वह बिना वेतन काम करेगा। उसके बाद उसे एक दिन के लिए $0.5 के हिसाब से वेतन मिलेगा और रोज 15 घंटे काम करना होगा। दरिद्रता ने उसके जीवन में बड़ा कमाल कर दिया। वह अपने जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल मर्चेंट बन गया। इतिहास में कई लोगों की कल्पना शक्ति कठिन परिस्थिति के कारण ही जागृत हुई है। कई प्रतिभावान व्यक्तियों की प्रतिभा मूलतः कठिन परिस्थितियों की वजह से ही सामने आ सकी हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कोई भी बीज जब अंकुरित होता है तो वो घने अंधेरे में ही होता है। जब आपके आसपास उम्मीद की किरणें जब लगता है कि नहीं है, तो उसी समय आपके मन में एक अच्छा विचार जन्म लेता है जो आपकी ज़िंदगी और बहुतों की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ज़िंदगियों को बदल भी देता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान विकास के मॉर्निंग न्यूज़ के इस सेशन में। आज है 7 अप्रैल और शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ पर प्रवक्ता वर्ष 2011 के विषयों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है और इस बार जो पद डिक्लेयर किए गए थे और जो वास्तविक पद हैं, दोनों की संख्या अलग अलग है। तो अगर जो वास्तविक पद थे सिर्फ उन्हीं के सापेक्ष अगर विज्ञप्ति जारी की जाती और जो वास्तविक पद थे अगर उसके बारे में बताया न जाता, तो होता ये कि जो लोग चयनित थे या नहीं थे तो मामला कोर्ट तक पहुंचता। तो इससे बचने के लिए आयोग ने एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब ये है कि लंबे इंतजार के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने प्रवक्ता वर्ष 2011 के 13 विषयों का अंतिम परिणाम जो है वह शनिवार को जारी कर दिया है। चयन बोर्ड ने रिजल्ट में अप्रत्याशित कदम उठाया है। उसने विज्ञापित पदों को घटाया नहीं है, क्योंकि अगर विज्ञापित पद घटाया जाए तो निश्चित रूप से इसका एक दूसरा मतलब निकलता और मामला कोर्ट जा सकता था। तो यहाँ पर हुआ यह है कि उसके सापेक्ष चयन सूची जारी भी की है, लेकिन नियुक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जितने पद सत्यापन में कॉलेजों में उपलब्ध हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे अंतिम रूप से चयनित हुए हैं जो 48 अभ्यर्थी, फिलहाल उनको नियुक्ति नहीं मिल सकेगी क्योंकि पद नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और टीजीटी का चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है। जिन पदों का अंतिम परिणाम जारी हुआ है उसकी लिखित परीक्षा जून 2016 में हुई थी और साक्षात्कार जो अक्टूबर 2018 में कराया गया था। अब नियमावली के प्रावधान के अनुरूप अंतिम परिणाम घोषित किया गया है और सभी विषयों में बालक और बालिकाओं के लिए कुल 237 पद विज्ञापित थे, जबकि सत्यापन में वास्तविक पद महज 189 मिले हैं। इसलिए अंतिम रूप से चयनित 48 अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। चयन बोर्ड की ओर से कहा गया है कि जिन्हें पदों की
अनुपलब्धता के कारण संस्था का आवंटन नहीं होगा, उनके मामले सेवा नियमावली 1998 के नियम 13(3) द्वारा शासित होंगे। इनका कॉलेज कब आवंटित होगा, चयन बोर्ड ने यह अभी स्पष्ट नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, और ये खबर वास्तव में थोड़ी सी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है कम से कम कोर्ट जाने की नौबत इसमें नहीं आएगी, और जब पद उपलब्ध होंगे तब इनको नियुक्ति भी मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल सब कुछ निर्भर करता है सेवा नियमावली 1998 पर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा कि 29 मार्च को जो ऑर्डर रिलीज हुआ है इलाहाबाद खंडपीठ के द्वारा, तो उसमें ये कहा गया है कि 40% और 45% के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाए। फिलहाल इसके बारे में अभी तक सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार कल यानी कि कल जो है पेपर लीक को लेकर जो प्रकरण है उस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, और ये जो प्रकरण है वो किस मतलब की दिशा में जाएगा इसको देखने के बाद ही फिर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये प्रक्रिया अभी काफ़ी लंबी है, और सरकार की ओर से अभी पत्ते खोले नहीं गए हैं कि वो डबल बेंच कब जा रही है, और अभी तक इससे संदर्भित कोई बड़ी मीटिंग भी नहीं हुई है। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं वो चाहते हैं कि वर्तमान में जो कट ऑफ लगाई गई है 29 मार्च के कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो उसी पर भर्ती भी आगे बढ़ाई जाए, और इसके लिए टेटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र संघ ने एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार से मुलाकात की है, और संगठन के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने अपर सचिव के सामने अपनी बात रखी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो अपर सचिव हैं उन्होंने उनको सिर्फ ये आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को सरकार तक पहुँचाया जाएगा, यानी कि कोई भी स्पष्ट जवाब सचिव की ओर से नहीं आया। कारण यह है कि अभी सचिव स्वयं स्पष्ट नहीं है कि इस पर क्या कदम उठाया जाएगा, और सरकार इस पर जो है किस प्रकार से अभी रिएक्ट करने वाली है। मिला जुला के फ्रेंड्स आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि हालांकि कट ऑफ के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन अभी एक विस्तृत कट ऑफ के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। आप लोगों से बस कहना ये चाहूँगा कि अगर आपकी एकेडमिक बेहतरीन है तो फिर आप 100 अंक पर भी जनरल होते हुए भी सेफ रहेंगे। कैसे सेफ रहेंगे इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। हाँ, अगर आपकी एकेडमिक कम है तो आप जो है STET यानी कि सुपर टेट में आपको थोड़े से अधिक अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इस रिजल्ट में बहुत कम लोग ऐसे शामिल हैं, मतलब कि अगर आप देखेंगे STET का जो मतलब एक अनुमानित जो आंकड़ा है उसे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि 110 या 111 से ऊपर हैं। तो ऐसी हालात में 110 तक जो लोग हैं तो आप मान सकते हैं कि चयन तो उन्हीं के बीच होना है। बाकी जो वेटेज होगा वो एकेडमिक का होगा, तो इस पर एक एनालिसिस की आवश्यकता है, और इसके बारे में एक वीडियो मैं शीघ्र ही अपलोड करूँगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को उम्मीद खोने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उम्मीद बनाए रखिए। आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए पूरे मनोयोग से, क्योंकि हो सकता है कि आपके नसीब में राजयोग लिखा हो। बीएड में सैकड़ों अभ्यर्थियों के वेटेज पर मंडराया संकट। बात हो रही है यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। परीक्षा 15 अप्रैल को होने वाली है। 8 अप्रैल से जो इसका प्रवेश पत्र होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट से रॉयल कन्वेंशन विश्वविद्यालय के डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, और इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने वेटेज के लिए जो है अलग अलग विकल्प तो चुने हैं, लेकिन उन्होंने इसके प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड नहीं की है, और इसकी वजह से उन्हें जो वेटेज होगा वो नहीं मिल पाएगा। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि जैसे कि NSS NCC और स्पोर्ट के प्रमाण पत्रों पर 10 अंकों का वेटेज मिलता है। रैंक अच्छी आने से अभ्यर्थियों को राजकीय एडेड कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन्होंने प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं उन्हें इसका लाभ मिलना संभव नहीं हो पाएगा। प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर BR कुकरेती बताते हैं कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं। केंद्र तय हो चुके हैं और शासन ने सभी केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के साथ वेटेज के प्रमाण पत्र नहीं आए हैं, तो प्रमाण पत्र पर ही वेटेज का लाभ मिलता है। मतलब जिन्होंने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं उन्हें जनरल कैंडिडेट मानते हुए उनका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा में
32,872 अभ्यर्थी प्रयागराज से सफल हुए हैं और अब इन अभ्यर्थियों का 16 अप्रैल को एप्टीट्यूड टेस्ट है। उधर परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उनके अंक कम हो गए हैं। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन SAM नकवी का कहना है कि सोमवार को वह इसे चेक कराएंगे। आज संडे है फ्रेंड्स, और आज जो है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की रेलवे में ग्रुप डी की सारी दक्षता भर्ती परीक्षा में सोमवार को मतलब आज जो है महिला अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को धूप में रेत से भरी 20 किलो की बोरी को लेकर 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। इसमें सफल अभ्यर्थी 1000 मीटर की रेस में शिरकत करेंगी। आरआरसी की ओर से तकरीबन 459 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ग्रुप डी में कुल 4762 पदों के लिए DSA ग्राउंड में शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछले 26 मार्च से चल रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कितने लोग अपनी शारीरिक क्षमता को दर्शा पाते हैं। देखिए एक बात और भी होती है कि आपको अपनी शारीरिक जो क्षमता है उसको बनाए रखना चाहिए और आपको जो है अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता के बीच एक बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी शारीरिक जो आपकी क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। आप होम सीखने का शिकार हो जाते हैं और परिणाम ये होता है कि जरा सी विसंगति होते ही आप बीमार होने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। बाहर की जो चीज़ें हैं लाइक है सॉफ्ट ड्रिंक या फिर जो कुछ भी फास्ट फूड होता है उससे आपको बचना चाहिए। घर का भोजन कीजिए और अपने शरीर को थोड़ा बलवान बनाइए, व्यायाम वगैरह कीजिए, पैदल चलने की कोशिश कीजिए। अगर आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से घर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है तो पैदल आने जाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी फिटनेस भी बनी रहेगी, डॉक्टर से भी आप दूर रहेंगे, पैसे भी आपके बचेंगे और आप औरों से मजबूत भी रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर कि ALP टेक्नीशियन परीक्षा के द्वितीय चरण का परिणाम घोषित हो चुका है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब बता दें आपको कि अगर आपने NTA UGC नेट का फॉर्म भरा है और कोई त्रुटि आपसे हो गई है तो इसके लिए आप जो है आज से यानी कि 7 अप्रैल से संशोधन इसमें कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हमारे करियर मंत्रा जो YouTube चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस पर हम UGC नेट से संबंधित सारी प्रक्रिया को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और आप सभी का दिन मंगलमय हो।